एक डीएम साहिबा जिस जिले में उनकी पोस्टिंग थी उसी जिले के एक सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए सरकारी स्कूल जाती हैं। वहां जाने के बाद वह एडमिशन की बात करती हैं, लेकिन उस स्कूल के जो फिलहाल टीचर थे वो उनसे कह देते हैं कि अभी जो प्रिंसिपल है वो नहीं आए हैं, तो आपका एडमिशन अभी नहीं हो पाएगा। इस बात को सुनकर डीएम साहिबा को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बारे में उनको कुछ नहीं बताती है और स्कूल के विजिट करने के लिए बोलने लगती है। तो एक वहां का पीएन आता है और उन्हें स्कूल दिखाने लगता है। अब स्कूल में इधर उधर विजिट करने के दौरान उनके सामने कुछ ऐसी बातें आती हैं जिनको देखने के बाद डीएम साहिबा बड़ी हैरान और परेशान हो जाती हैं, क्योंकि डीएम साहिबा ने स्कूली एजुकेशन एक सरकारी स्कूल से की थी, लेकिन वहां का भी इतना बुरा हाल नहीं था जितना इस स्कूल का था। कौन थी ये डीएम साहिबा और किस वजह से अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराना चाहती थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, जिस गांव के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली रहा करती है। पिता प्राइवेट जॉब किया करते हैं और उसी से अपने बच्चों का भरण पोषण किया करते हैं। परिवार के अंदर 2 माता पिता हैं और 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जिसका नाम है मंजू। मंजू का एक छोटा भाई है और वो मंजू से 2 क्लास नीचे पढ़ा करता है। फिलहाल मंजू 11वीं क्लास में है और उसका छोटा भाई 9वीं क्लास में है। दोनों भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते हैं और वहीं से अपनी स्कूली एजुकेशन को कर रहे थे। अब 12वीं क्लास में जैसी मंजू आती है तो उसके बाद जो सरकारी स्कूल वाले हैं वहाँ के डीएम को बुलाते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि पढ़ाई लिखाई में कितनी पावर होती है और पढ़ाई लिखाई की क्या क्या क्षमताएं होती हैं। इसी वजह से वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा जाता है और उस कार्यक्रम में डीएम साहब आते हैं और डीएम साहब आकर बच्चों को अच्छे से भाषण देते हैं और उनको बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई में इतनी पावर होती है कि मैं जो आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मुझे सरकार की तरफ से रहने के लिए घर मिला है, सरकार की तरफ से गाड़ी मिली है और साथ में मुझे एक गार्ड भी मिला है जो मेरी सुरक्षा करेगा। अगर मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो ये सब चीजें पाना मेरे लिए नामुमकिन था। अब इस बात को सुनने के बाद जो मंजू होती है उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है और वह डीएम बनने का ठान लेती है। शाम को स्कूल की छुट्टी होती है और छुट्टी के दौरान जब दोनों भाई बहन वहां से पैदल पैदल अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में बहन अपने भाई से कहने लगती है कि भाई मैं भी डीएम बनूंगी और डीएम बनने के बाद माता पिता का नाम रोशन करूंगी और मुझे भी सरकारी आवास और सरकारी गाड़ी मिलेंगी। अब इस बात को सुनने के बाद जो छोटा भाई होता है वो थोड़ा सा नटखट था और वह वहीं पर हंसने लगता है। कहता है कि बहन तू तो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उन्होंने कहा था कि पढ़ाई लिखाई से ये सब कुछ हासिल करना आसान है, लेकिन तू तो 10वीं क्लास में एक पेपर में फेल हो गई है, तो फिर तू डीएम कैसे बन सकती है। अब इस बात को सुनने के बाद जो मंजू होती है वो भी थोड़ी सी इस बात को गहन सोच विचार करती है और दिमाग में इसी बात को घुमाने लगती है। इसी तरह से वो अपने घर पहुंच जाती है और घर भी उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि अगर वो फेल हो गई है तो क्या वो डीएम नहीं बन पाएगी, अगर बन पाएगी तो उसके लिए उसे क्या करना होगा। इसके बाद दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन दोनों भाई बहन दोबारा से स्कूल चले जाते हैं और वहां जाकर मंजू अपनी क्लास की एक महिला टीचर से बात करने लगती है, जिस महिला टीचर का नाम था सुनीता। वह सुनीता मैम से बात करती है और उनसे कहती है कि मैडम कल जो फंक्शन में सर आए थे मुझे ऐसा सर बनना है। अब इस बात को सुनकर मैडम एकदम से कह देती है कि हाँ बेटी सही कह रही हो, अच्छी बात है, तुम बन जाना। इसके बाद मंजू वहीं पर थोड़ी देर तक खड़ी रहती है और दोबारा से सुनीता मैडम से कहने लगती है कि मैडम मैं 10वीं क्लास में एक पेपर में फेल हो गई हूँ, क्या मैं बन सकती हूँ। अब जो सुनीता मैडम होती है वो अपने काम काज को साइड में रख देती है और मंजू से बातें करने लगती है, क्योंकि अभी तक वह इसे एक साधारण सा सवाल समझ रही थी, लेकिन जब दोबारा से मंजू ने यह सवाल किया तो उसके बाद सुनीता मैडम सोचती है कि इसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि इसका भविष्य अच्छा हो सके। इसके बाद सुनीता मैडम उससे कहने लगती है कि बेटा पढ़ाई में एक अलग तरह की ताकत है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं अगर हम अच्छी तरह से और सही दिशा में मेहनत करें तो। वह उनको कई फेल होने वाले बच्चों की स्टोरी सुनाती है जिन्होंने इतिहास में अपना नाम रोशन किया है और उसे बहुत सारा मोटिवेट करती है और कहती है कि बेटी तुम इस काम को जरूर से कर सकती हो और ऐसा काम कोई नहीं है जो इंसान नहीं कर सके। अगर इंसान अपने मन में ठान ले कि मुझे ये काम करना है तो चाहे वो कितना ही कठिन काम हो उसको वो कर ही रहता है। और इस बात का गवाह इतिहास है। इतिहास में कई शख्स ऐसे हैं जिन्होंने बार बार एक काम को करा और करने के बाद उस काम में महारत हासिल कर लिया। अब इन बातों से जो मंजू थी उसका दिमाग पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वह मैडम से पूछने लगती है कि मैडम अब आगे मुझे क्या करना होगा। तो इसके बाद जो उसकी मैडम होती है वो उसे बताती है कि बेटा अगर तुम्हें वो वाला सर बनना है तो तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाई भी दिल लगाकर और ईमानदारी से करनी होगी ताकि तुम हर एग्जाम को अच्छी तरह से पास कर सको और इतना बड़ा अधिकारी बन जाओ। इसके बाद जो मंजू
मंजू होती है वो ठान लेती है कि उसे बड़ा होकर वही अधिकारी बनना है और इसी तरह से वो मेहनत करने लगती है। मेहनत करने के बाद 11वीं क्लास में वो अपनी 10वीं क्लास के जो पेपर में वो रह गई थी उसको पास कर लेती है अच्छे नंबरों से और उसके बाद 12वीं क्लास की पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ मंजू 12वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। अब उसकी 12वीं क्लास हो गई थी तो इसके बाद वह अपने मैडम के बताए गए रास्ते पर चलती है और उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती है। ग्रेजुएशन में रहते हुए वह यूपीएससी की तैयारी करने लगती है क्योंकि उसकी मैडम ने उसे कलेक्टर बनने का पूरा प्रावधान समझा दिया था और बता दिया था कि बेटी ये टेस्ट तुम्हें क्लियर करना होगा, पहले प्री होगा, फिर मेन होगा और फिर इंटरव्यू होगा। इन बातों को सुनकर मंजू इन सभी चीजों को फॉलो करती है और ग्रेजुएशन के साथ साथ कलेक्टर बनने की तैयारी भी करने लगती है। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस का कैडर हासिल कर लेती है, यानी कि उसका प्री मेन और इंटरव्यू अच्छा गया था और उसके बाद उसकी एक अच्छी रैंक आई थी जिससे उसे आईएएस अधिकारी बना दिया जाएगा। अब मंजू को जब ये बात पता चलती है तो वो बड़ी खुश होती है और इसके बाद वो अपनी टीचर को जाकर ये खुशखबरी देती है। उसकी टीचर भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश होती है और कहती है कि बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए तू बचपन से सपना देखा करती थी। मंजू के परिवार वालों को भी पता चलता है कि मंजू एक आईएएस बन गई है तो उसके बाद वो लोग भी इस बात की खुशी मनाते हैं और गांव में चारों तरफ मिठाइयां बनवाते हैं। इसके बाद मंजू की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद वह एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना चार्ज संभालती है। वहां पर अच्छी तरह से मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती और सभी लोगों के साथ अच्छा किया करती और इसी तरह से अपने काम को करती रहती है। लेकिन मंजू के दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि अगर टीचर चाहे तो बच्चे से कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि सुनीता मैडम अगर उसको मार्गदर्शन नहीं करती तो शायद मंजू आज कलेक्टर नहीं बन पाती। इसके बाद जो मंजू है वो टीचर को भगवान का दर्जा देने लगती है और सोचने लगती है कि जितने भी टीचर हैं अगर वो इसी तरह से हो जाए तो हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। इसके बाद कलेक्टर साहिबा अपनी बराबर की रैंक का लड़का ढूंढकर उससे शादी कर लेती हैं और शादी करने के बाद घर परिवार बसाने लगती है। अब मंजू को कलेक्टर बने हुए 4 साल हो गए थे और 4 साल बाद एक दिन अचानक से उनका ट्रांसफर होता है एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट सभी तरह से बदनाम था। वहां पर कोई भी सरकारी विभाग अच्छी तरह से काम नहीं किया करता था और ना ही सरकारी जो लोग लगे हुए थे वो आम जनता का आदर किया करते थे, ना ही सम्मान किया करते थे। इसके बाद मंजू का वहां पर नया नया ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होने के बाद मंजू वहां का कार्यभार संभालने लगती है। अब वहां की हालत देखती है तो मंजू को इस बात का बड़ा ही दुख लगता है और वह सोचने लगती है कि ऐसे कैसे चलेगा। आम जनता के साथ ये सरकारी अधिकारी इस तरह का व्यवहार करते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और मैं इन सब चीजों को सुधारूंगी। इसके बाद एक दिन मंजू किसी काम से ऐसे ही मार्केट से जा रही थी और वहीं पर साइड में उसे एक सरकारी स्कूल दिखाई देता है। अब जैसे ही मंजू सरकारी स्कूल को देखती है तो उसे अपने बचपन की वो बातें याद आ जाती हैं जब वो 10वीं क्लास में फेल हो गई थी और सरकारी स्कूल के अंदर एक कलेक्टर साहब आए थे जिनको देखने के बाद वो भी कलेक्टर बन गई थी। अपनी मैडम की वो बातें याद आती हैं जब उन्होंने मंजू को मोटिवेट किया था और इस राह पर चलने के लिए कहा था। उसे टीचर का दर्जा भगवान की तरह दिखाई देता है, लेकिन तभी उसी सरकारी स्कूल के पीछे से 2 बच्चे उसी सरकारी स्कूल की ड्रेस में निकलते हुए आते हैं जिनके हाथ में उनका थैला था और वे वहां से स्कूल बंक करके भाग रहे थे। अब जैसे वो 2 बच्चे मंजू की गाड़ी के पास से निकलते हैं इतनी ही देर में 2 बच्चे और पीछे से निकल कर आ रहे थे। अब यह सब कुछ देखकर मंजू थोड़ी सी परेशान होती है तो जो दूसरे बच्चे वहां से निकल कर आ रहे थे उनसे मंजू बातें करने लगती है ड्राइवर से गाड़ी साइड में लगवाकर। अब मंजू उससे बात करती है कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर रहे और इस तरह से क्यों आ गए। तो उसके बाद वो बच्चे मैडम से बात करने में हेजिटेट होते हैं और वहां से ऐसे ही चले जाते हैं। अब मंजू इस बात को देखकर बड़ी परेशान है और उसके बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर आगे की तरफ चलने लगता है। जो मंजू होती है ड्राइवर से पूछने लगती है, क्योंकि जो ड्राइवर था वहीं का लोकल था, और वह उससे पूछती है कि ये बताओ सरकारी स्कूलों का यही हाल है। तो इसके बाद ड्राइवर बताता है कि मैडम इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ज्यादातर जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सभी का यही हाल है। अब यह बात मंजू को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, क्योंकि जो स्कूल के अंदर बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं और टीचर उस भविष्य को संवारने का काम किया करता है। इसी वजह से मंजू सोच लेती है कि अब उसके बाद उसे सबसे पहले इस स्कूल पर एक्शन लेना होगा। दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन सुबह सुबह मंजू अपने घर से एक साधारण सी साड़ी पहनती है जो ना तो ज़्यादा बुरी थी और ना ज़्यादा अच्छी थी। उस साड़ी को पहनकर अपने ड्राइवर के साथ उसी स्कूल पर जाने के लिए कहने लगती है और जैसे ही गाड़ी स्कूल से 100 मीटर दूर रहती है तो ड्राइवर और गनर को वहीं पर छोड़कर मंजू पैदल पैदल वहां से स्कूल की तरफ जाने लगती है। उन्होंने ड्राइवर से कह दिया था कि जब मैं आपके पास फ़ोन करूँ तो आप आ जाना, वरना आप यहीं पर बैठे रहना।
मंजू वहां से स्कूल के अंदर जाती है और स्कूल के अंदर का माहौल देखकर एकदम से दंग रह जाती है, क्योंकि स्कूल के अंदर ना तो कोई अच्छी सी व्यवस्था थी, बच्चे स्कूल की क्लासों से इधर उधर ऐसे घूम रहे थे और ज्यादातर जो टीचर थे वो अपने स्टाफ रूम में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। इसके बाद मंजू प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और वहां जाकर पूछने लगती है अपने बच्चों के एडमिशन के बारे में, लेकिन वहां पर उन्हें पता चलता है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं और उनकी जगह एक और टीचर कार्यभार संभाल रहे हैं। वह उनसे बात करती है और कहती है कि मुझे अपने बच्चों का एडमिशन कराना है और आप मेरे बच्चों का एडमिशन कर दीजिए। लेकिन जो वो टीचर होता है बुरा सा मुंह बनाकर उनसे कह देता है कि आज आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, आप यहाँ से चली जाइए और कल आइए। ऐसा कहकर उसने मना कर दिया था। फिर तभी जो मंजू होती है वो उनसे कहने लगती है कि चलो ठीक है, एडमिशन तो कल हो जाएगा, मैं आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन आप ऐसा कीजिए, मुझे स्कूल की विजिट करा दीजिए ताकि मैं स्कूल को अच्छी तरह से देख सकूँ और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में इस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए सोच सकूँ। अब इस बात को सुनकर जो वो टीचर होता है बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि आज तक शायद उससे ये बात किसी ने नहीं की थी। कोई भी पेरेंट आकर स्कूल की विजिट नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि कुछ पेरेंट तो डायरेक्ट बच्चों को भेज दिया करते थे एडमिशन कराने के लिए और वो स्कूल में जाकर अपना एडमिशन करवा लिया करते थे। इसके बाद वो ना चाहते हुए एक पीएन को उनके साथ भेज देता है और स्कूल की विजिट मंजू करने लगती है। अब एक क्लासों के अंदर जा जाकर इन्फेक्शन करने लगती है और जगह जगह देखने पर उन्हें कई ऐसी बातें पता चलती है जिनको देखने के बाद जो मंजू होती है बड़ी हैरान हो जाती है। यहाँ पर देश के भविष्य के साथ बड़ा ही खिलवाड़ हो रहा था और इस खिलवाड़ को वहाँ के टीचर कर रहे थे। बच्चे इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे और कुछ बच्चे दीवार को फांदकर स्कूल से बाहर जा रहे थे और टीचर उनको बैठे बैठे देख रहे थे, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं कह रहे थे। इन सभी चीजों को देखने के बाद कलेक्टर साहिबा थोड़ी सी गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद जो वहां पर प्रिंसिपल साहब की जगह पर टीचर था उससे बात करने लगती हैं। कहती है कि ये कैसी व्यवस्था आपने बना रखी है, ऐसे में बच्चों का भविष्य कैसे सिक्योर हो सकता है। इसके बाद वो टीचर बड़े ही सहज स्वभाव से कह देता है कि यहाँ पर तो मैडम ऐसा ही है, अगर आपको अपने बच्चे पढ़ाने हो तो आप पढ़ा सकते हो, अगर नहीं पढ़ाना तो आप बेशक से यहाँ पर चली जाओ, हमको तनख्वाह सरकार देती है, आप लोग नहीं देते। लेकिन इसके बाद जो मंजू उससे कहने लगती है कि भले ही आपको सरकार तनख्वाह देती हो, लेकिन वो तनख्वाह हमारे ही टैक्स से आपको दी जाती है और आप स्कूल का ऐसा माहौल नहीं कर सकते। अब जब वो टीचर देखता है कि ये तो तर्क वितर्क कर रही है तो उसके बाद वो मैडम से कह देता है कि मैडम ऐसा है, अभी प्रिंसिपल साहब नहीं आए हैं तो कल प्रिंसिपल साहब आएंगे, आप उनसे बात कर लेना और आप उन्हीं से इन सभी सवालों को कर लेना, वो आपका जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। ऐसा कहकर वो टीचर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मंजू अपना फोन निकालती है और अपने ड्राइवर को गनर के साथ उस गाड़ी को लेकर यहां पर आने के लिए कहने लगती है। अब जैसी बत्ती वाली गाड़ी स्कूल के अंदर आती है तो सभी टीचर एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मंजू स्कूल के अंदर खड़ी हुई ये नजारा देख रही थी और तभी मंजू की गाड़ी वही स्कूल के कंपाउंड में आ जाती है जहां पर मंजू खड़ी हुई थी। उसके बाद गनर निकलता है और गनर निकलने के बाद मैडम को सैल्यूट मारता है। टीचर सभी वहां पर इकट्ठा हो गए थे जिन टीचरों को मैडम ने सोते हुए देखा था और जिस टीचर ने बड़ी रूडली उससे बात की थी और कहा था कि प्रिंसिपल यहां पे नहीं है। अब यह सब कुछ देखकर टीचर एकदम से हैरान हो जाता है कि शायद ये कहीं की कोई कलेक्टर तो नहीं जो यहां पर इस तरह से आ गई है। इसके बाद गनर उसके साइड में आ जाता है और वह दोबारा से उसी टीचर के पास जाती है और कहती है कि देखिए आपके स्कूल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी और इस तरह से आप बच्चों का भविष्य कैसे निर्धारित कर सकते हो। एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता एक अलग तरह का रिश्ता होता है, जो कुछ माँ बाप नहीं सिखा पाते उन चीजों को टीचर सिखाता है। लेकिन आपके यहाँ पर बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, आपके टीचर क्लासों में बैठकर सो रहे हैं और स्टाफ रूम में बैठकर एक दूसरे से गप्पे लगा रहे हैं। इस तरह आप देश के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते। और इसके बाद जो कलेक्टर साहिबा होती है फौरन से उन पर कार्रवाई करती है और कार्रवाई करने के दौरान उनका ट्रांसफर ऐसी जगहों पर करा देती है जहां से उनको अपनी पूरी जिंदगी को जीने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि यहां पर वो सभी टीचर लोकल थे और यहां पर वो आराम की जिंदगी जी रहे थे। टाइम होने के बाद स्कूल आया करते और घर उनका यहीं पे था, यहीं पे उनके बीवी बच्चे थे, तो इसी वजह से जो मंजू होती है उन सभी को दूर दूर भेज देती है उनके रेजिडेंस एड्रेस को देखते हुए। इसके बाद यह खबर चारों तरफ फैलती है और सभी लोगों को इस कार्रवाई के बारे में पता चल जाता है। उस स्कूल के अंदर नए टीचरों को अपॉइंट किया जाता है और उन टीचरों का चयन मंजू खुद अपने हाथों से करती है और सभी को हिदायत देती है कि यहाँ पर इस स्कूल को आपको प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी तरह से चलाना है ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। वह उन्हें अपनी कहानी भी सुनाती है सभी को इकट्ठा करके कि मैं इस तरह से 10वीं क्लास में फेल हो गई थी, लेकिन मेरी एक टीचर की बदौलत आज मैं आपके सामने कलेक्टर हूं, तो आपको भी ये सब कुछ करना है और सभी बच्चों को इसी तरह की हिदायत देनी है ताकि वो भविष्य में कुछ बेहतर कर सके और बेहतर बन सके। वहां के प्रिंसिपल साहब को भी ट्रांसफर कर दिया गया था क्योंकि
प्रिंसिपल साहब अक्सर कई कई दिन की छुट्टी पर जाया करते थे और उस दौरान वो उसी टीचर को छोड़ दिया करते थे और स्कूल का कार्यभार ऐसे ही चला करता था। अब इसके बाद यह बात घूमते घूमते उनकी उस टीचर के पास भी पहुंच जाती है जिन टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया था, क्योंकि अखबार के अंदर जो न्यूज छपी थी उसमें कलेक्टर साहिबा के ये बयान भी थे जो उन्होंने टीचरों से कहा था और अपनी कहानी बताई थी। अब जैसे ही वो महिला टीचर सुनीता इस बात को सुनती है तो उन्हें बड़ा ही प्राउड होता है और उसके बाद वे कलेक्टर साहिबा के पास फोन मिलाकर उससे बात करने लगती हैं। अब कलेक्टर साहिबा उनसे बात करती है और बातें करने के दौरान जो कलेक्टर साहिबा हैं पूरी कहानी उस स्कूल की उस टीचर को बता देती है और कहती है कि मैंने ऐसा कर दिया है। इसके बाद वह टीचर भी उसको शाबाशी देती है और कहती है कि बेटी तेरे इस काम से मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो गया, क्योंकि अखबार के अंदर सुनीता टीचर का भी नाम था तो कुछ लोग उस नाम को पढ़ने के बाद उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी स्टूडेंट थी, तो वह गर्व से बताती है कि हाँ ये मेरी स्टूडेंट थी और मैंने इसका मार्गदर्शन किया था। तो दोस्तों ये थी कहानी कलेक्टर साहिबा की, जिनको एक ऐसी टीचर मिली जिन्होंने उसकी जिंदगी ही बदल दी। आप क्या कहना चाहते हो कलेक्टर साहिबा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो सुनीता मैम के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।